नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप सभी का स्वागत है भूगोल की हमारी इस कक्षा में। इस कक्षा में हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष की प्रथम पेपर विश्व का प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हमने कल एशिया की जलवायु का अध्ययन किया। आज हम एशिया की प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करेंगे। इस मैप को देखिए, एशिया महाद्वीप का ये मैप है। इसके अंदर वनस्पति के प्रकार दिए गए हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण मानसूनी वन, शीतोष्ण मानसूनी वन, घास के मैदान, कोणधारी वन, भूमध्य सागरीय वन, मरुस्थलीय वन। इसके अलावा हम टैंगा वन और टुंड्रा वनस्पति का भी अध्ययन करेंगे। एशिया महाद्वीप में आप देखोगे तो आर्कटिक सागर के पास वाला जो क्षेत्र है, साइबेरिया का उत्तरी हिस्सा, वनस्पति रहित प्रदेश है, जहाँ पे किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। इसका बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे यह पूरा एरिया बर्फ से ढका हुआ है। जबकि एशिया के पश्चिमी हिस्से को देखोगे, जिसमें भारत का भी हिस्सा है, अरब का प्रायद्वीप है, इसमें रेगिस्तानी वनस्पति है जो मरुस्थलीय वनस्पति है, और भूमध्य सागरीय वनस्पति बिल्कुल पश्चिम में है। हम एक एक करके एशिया की वनस्पति के प्रकार और वितरण का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्द्र सदाबहार वन। सदाबहार वन आपको पता ही है कि उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। कल हमने देखा था कि भूमध्य रेखा के जो आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होती है, उष्णाद्र प्रकार की जलवायु। वहाँ प्रतिदिन बारिश होती है हर दोपहर के बाद में, और 12 महीने बारिश होती है। तो वहाँ पे इस प्रकार के सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन इन्हें इसलिए कहते हैं कि ये हमेशा हरे भरे नज़र आते हैं, कि इसकी जो वृक्ष की वैरायटियां हैं या वृक्षों को हम देखें तो वो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के वृक्ष हैं, जिनका पत्ते गिराने का समय अलग अलग है। इसलिए ये वन सदैव सदाबहार नज़र आते हैं। ये वन एशिया महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेशों एवं समीपवर्ती मानसूनी प्रदेशों में विस्तृत हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश देखिए, मलाया, फिलीपींस, इंडोनेशिया। व मानसूनी प्रदेश देखिए, दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत का पश्चिमी घाट, असम, बर्मा, बांग्लादेश और थाईलैंड के भागों में पाए जाते हैं। यानी एशिया के अंदर जो आर्द्र सदाबहार वन हैं, वो दोनों ही प्रदेशों में, एक भूमध्य रेखीय प्रदेशों में भी है और उसके पास जो मानसूनी प्रदेश है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। इन वनों में प्रमुख वृक्ष देखिए आप, महोगनी, गटापरचा, बांस, बैत, रबड़, सिनकोना आदि प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी अत्यधिक कठोर होती है, पर यहाँ पे एक दिक्कत है कि वन बहुत सघन होते हैं और परिवहन की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन वनों का आर्थिक उपयोग बहुत ही कम है, क्योंकि आर्थिक उपयोग उन वनों का होता है जहाँ पे एक ही वैरायटी के वनों बहुत ज़्यादा मात्रा में या सघन रूप में उपलब्ध हो। अब यहाँ पे तो एक वृक्ष यहाँ है, एक बहुत दूर मिलेगा, और साथ ही क्या, परिवहन की सुविधा भी नहीं है। तो ऐसे में क्या है, जो आर्द्र सदाबहार वन है, इनका आर्थिक उपयोग बहुत ही कम है। दूसरे प्रकार का देखिए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। भारत जैसे एरिया में ये बहुत ज़्यादा है। मानसूनी वन क्षेत्र का विस्तार देखें हम, भारत के अनेक भागों में, यानी भारत के बहुत सारे हिस्सों में, पड़ोसी देश बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, दक्षिणी चीन तथा जावा और सुमात्रा द्वीपों के कुछ भागों तक उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों का विस्तार है।
इन वनों में प्रमुख वृक्ष देखो, सागवान, सिनकोना, महोगनी, नारियल, शीशम, आम, नीम आदि के वृक्षों की बहुतायतता होती है। इन वनों की खास विशेषता ये है कि ये ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी पतझड़ वन कहा जाता है। इनकी लकड़ी बहुमूल्य होती है। यह लकड़ी इमारती सामान तथा फर्नीचर बनाने के काम में आती है। ये वन सघन तथा लंबे नहीं पाए जाते हैं, पर इनका उपयोग बहुतायत में किया जाता है। फिर आगे हम देखें एशिया में शीतोष्ण मानसूनी वन। इन वनों का विस्तार एशिया महाद्वीप में देखें हम तो पूरब की तरफ जापान का दक्षिणी भाग, चीन के मध्यवर्ती भाग, मंचूरिया तथा ताइवान तक फैला हुआ है। इन वनों में हम देखें कि कौन कौन से वृक्ष हैं, तो उसमें ओक है, मैपल है, लॉरेल है, वालनट है। इनके वृक्ष प्रमुख हैं। इन वृक्षों की विशेषता ये है कि ये भी ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन अधिक सघन नहीं है, लेकिन इन वनों की लकड़ी बहुमूल्य है। अभी वर्तमान में हम देखें तो जापान के जो पर्वतीय भाग हैं वहाँ पे इन शीतोष्ण मानसूनी वनों को काटकर चाय के बागानों में परिवर्तित कर दिया है। इसी प्रकार हम देखें तो चीन में भी इन वनों को काट के कृषि भूमि बना ली है। ये जो आधुनिकीकरण हुआ है, इससे इन वनों का जो क्षेत्र है या विस्तार है वो कम हो गया है। ये इनकी विशेषता है। नंबर 4 हम देखें कि भूमध्य सागरीय वन प्रदेश। जैसा कि हमें विदित है कि भूमध्य सागरीय वन खट्टे फलों के लिए जाने जाते हैं। एशिया महाद्वीप में हम देखें तो यह है तटवर्ती जो देश है इज़राइल, लेबनान, सीरिया और टर्की के जो तटवर्ती भाग हैं, इसके साथ उत्तरी इराक और ईरान, इन एरिया में इन वनों का विस्तार है। इन वनों में जैतून है, ओक है, अंगूर, अंजीर, नींबू, नारंगी, पाइन व फर के वृक्षों की बहुतायतता है। इन वनों में जो फल हैं बहुत रसदार हैं या उनकी बहुतायतता है। इन वनों की एक विशेषता है कि इनकी जड़ें लंबी होती हैं, पत्तियां मोटी और चिकनी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है सर्दियों में होती है, तो ग्रीष्म काल के तीव्र वाष्पीकरण को झेलने के लिए पत्तियां चिकनी और मोटी होती हैं। और ये एशिया महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में है भूमध्य सागरीय वन प्रदेश। नंबर 5 हम देखते हैं कि घास के मैदान। तो एशिया महाद्वीप में दोनों प्रकार के घास के मैदान हैं, यानी यहाँ पे समशीतोष्ण घास के मैदान भी हैं और शुष्क घास के मैदान भी हैं। समशीतोष्ण घास के मैदान मध्य एशिया में स्थित हैं, जिनमें हम देखें तो मंगोलिया, अगर आपको मैप को देखोगे तो ये कहाँ है, मंगोलिया, मध्य मंचूरिया तथा साइबेरिया के दक्षिणी भाग में फैले हुए हैं। मध्य एशिया में इस वृक्ष विहीन घास की पेटी को स्टेपी के नाम से जाना जाता है। आप जब भूगोल में पढ़ते हैं घास के मैदान, समशीतोष्ण घास के मैदान, तो उसमें एक पेटी आती है स्टेपी घास के मैदान। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, इसकी वजह से यहाँ वृक्ष बहुत कम उगते हैं और घास जो है बहुतायत में उगती है। ग्रीष्म ऋतु में यह स्टेपी घास भी झुलस जाती है, क्योंकि ग्रीष्म काल में यहाँ पे उच्च तापमान और न्यून वर्षा होती है, जबकि शीतकाल में न्यून तापमान और शुष्कता के कारण इस क्षेत्र में स्टेपी घास के अलावा अन्य वनस्पति उगने की संभावना बहुत ही कम है। अभी वर्तमान में इन घास के मैदानों को काट के या साफ करके यहाँ पे विस्तृत मात्रा में खाद्यान्न फसलों को उगाया जा रहा है मध्य एशिया के अंदर। फिर दूसरा हम देखें तो शुष्क घास के मैदान। एशिया महाद्वीप में इस
शुष्क घास की जो वनस्पति है ये बलूचिस्तान से लेके लाल सागर और साइबेरिया के कुछ भागों में फैली हुई है। यह वनस्पति तीव्र गर्मी और वर्षा की जो मात्रा अति न्यून होती है वहाँ पे इस प्रकार की शुष्क घासें पाई जाती हैं। धरातल जब ये घासें सूख जाती हैं तो बिल्कुल वनस्पति विहीन हो जाता है। यहाँ केवल वही वनस्पति जीवित रहती है, क्योंकि शुष्क घास के मैदान हैं तो आपको पता है कि कौन सी वनस्पति यहाँ जीवित रहेगी। यहाँ वो वनस्पति जीवित रहेगी जो गर्मी और वाष्पीकरण को सहन कर सके, क्योंकि जिनकी शुष्कता सहन करने की क्षमता नहीं होगी वो यहाँ पे उस प्रकार की वनस्पति पनप ही नहीं पाएगी। अगला हम देखते हैं कि कोणधारी वन प्रदेश, जिसे टेंगा के नाम से भी जाना जाता है, संपूर्ण साइबेरिया के उत्तरी भाग में एक लंबी चौड़ी पेटी के रूप में ये कोणधारी वन पाए जाते हैं, यानी एशिया महाद्वीप का उत्तरी हिस्सा। इन्हें टैगा वन भी कहते हैं और इन टैगा वनों को बोरियल वन भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि बोरियल वन क्या होते हैं, तो बोरियल वन कोई अलग प्रकार के वन नहीं है, ये वही कोणधारी वनस्पति के प्रदेश या टैगा वन के क्षेत्र हैं। यहाँ पे प्रमुखता से हम वृक्षों की बात करें तो स्प्रूस, चीड़, लॉर्च, हेमलॉक, फर, सिडार आदि के वृक्ष प्रमुखता से मिलते हैं। टेंगा वन प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियां नुकीली आकार की होती हैं, बिल्कुल सुई की तरह, इसलिए इन्हें क्या है, कोणधारी वन कहते हैं। टेंगा जो वन क्षेत्र है यहाँ ग्रीष्म काल में तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कब? जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में होता है और कर्क रेखा के ऊपर उसकी किरणें सीधी गिरती हैं। लेकिन जब सूरज मकर रेखा पे होता है अर्थात शीतकाल, तो इन क्षेत्रों में तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है। ग्रीष्मकाल यहाँ 3 से 4 महीने का होता है, तब वर्षा होती है यहाँ पे। अतः यहाँ ऐसी वनस्पति पाई जाती है जो लघु समय में विकसित हो सके। तो ये कोणधारी वन साइबेरिया के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश नाम से विदित हो रहा है कि ये रेगिस्तानी वनस्पति है। तो एशिया महाद्वीप में यह वनस्पति भारत के थार के मरुस्थल, अरब, इराक, ईरान आदि के क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल का विस्तार है। और मरुस्थल की ये विशेषता होती है कि इन क्षेत्रों में अल्प वर्षा और उच्च तापमान के कारण इस प्रकार की उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति ही पनपती है। इन रेगिस्तानी भागों में उच्च तापमान और निम्न वर्षा के कारण कांटेदार वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनमें कटीली झाड़ियाँ, नागफनी, बबूल, खजूर आदि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। रेगिस्तानी जो इलाका है वहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए इस एरिया के पौधों की जड़ें लंबी होती हैं, छाल मोटी होती है, पत्तियाँ कम होती हैं और कांटे अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार का नेचर इनको रेगिस्तान में बचाए रखता है ताकि पानी का वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। यह वनस्पति जो रेगिस्तानी है ईंधन के अलावा और किसी उपयोग की नहीं है, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल ईंधन में ही किया जाता है। फिर लास्ट है शीत टुंड्रा वनस्पति प्रदेश। यह वनस्पति प्रदेश एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में उत्तरी ध्रुव महासागर के तट पर फैला हुआ है। बिल्कुल उत्तरी ध्रुव महासागर है, आर्कटिक महासागर है, उसके किनारे और एशिया महाद्वीप के पास में यहाँ पे बहुत लंबी सर्दी पड़ती है, लगभग 10 महीने की, जिससे यहाँ की जो भूमि है वो अधिकांश समय बर्फ़ से ढकी रहती है।
पूरे साल यहाँ पे न्यूनतम तापमान रहता है, इसलिए यहाँ पे लंबी शीत ऋतु के कारण छोटी छोटी घास जिसमें मॉस, लाइकेन, काई आदि किस्म की छोटी छोटी घास पाई जाती है। हम देख रहे हैं कि एशिया महाद्वीप विशाल महाद्वीप है, तो यहाँ पे उसी हिसाब में वनस्पति का जो प्रकार है उसमें भी विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पे लगभग विश्व की समस्त प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये हमने देखा आज एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ। कल हम एशिया महाद्वीप की मृदा और मृदा संसाधनों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।